ये हैं पुतिन के पुराने दुश्मन। पुतिन ने इन सभी को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करके हटाया है और इनका खात्मा किया है। पुतिन के दुश्मनों को या तो देश से बाहर निकाल दिया गया है, या जेल भेज दिया गया है, या फिर ज्यादातर केसेस में मार डाला गया है। लेकिन हाल ही में पुतिन ने रशियन ओलिगार्क और वागनर प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोशिन को रास्ते से हटाकर ये साबित कर दिया है कि पुतिन से लड़ना नामुमकिन है। कुछ दिन पहले ऐसा लग रहा था कि मानो पुतिन के राज को गिराने के लिए एक मिलिट्री कू यानी कि तख्ता पलट करने की साजिश शुरू हो गई है। जब वागनर की फौज ने रोस्टोव ऑन डॉन शहर को हासिल करना शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा अनोखा मोड़ आया जहां पर प्रिगोशिन की फौज रशियन राजधानी मॉस्को से 100 किलोमीटर पहले रुक गई। और भी अजीब बात यह है कि ओपनली प्रिगोशिन को एक गद्दार के तौर पर बुलाने के बाद पुतिन ने उसे आजाद जाने दिया। लेकिन क्यों? हम जानते हैं कि वो अक्सर अपने दुश्मनों के साथ क्या करते हैं, इसीलिए इस अनजाने व्यवहार का क्या मतलब है, इसे समझने के लिए हमें पुतिन के दुश्मनों से निपटने के तरीकों की तरफ देखना होगा। तारीख है 18 मार्च 2018 की, एक ऐसा दिन जब सबसे ज्यादा रशियन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को एक साथ निकाल दिया गया और पुतिन अपने जासूसों को रशिया से बाहर बाकी देशों में उनके दुश्मनों का सफाया करने के लिए एक्शन में आ जाते हैं। इसी दौरान स्कॉटलैंड यार्ड यानी लंदन के पुलिस के ऑफिसर्स ने चुपके से चलने वाली सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें दिख रहा था कि 2 रशियंस रुस्लान बुशिरोव और अलेक्जेंडर पेट्रोव लंदन से 1 घंटे की दूरी पर स्थित एक छोटे से शहर सेल्सबरी में 16 दिन पहले देखे गए थे, यानी 2 मार्च को। इन दोनों ने गैटविक एयरपोर्ट पर पहुंचकर लंदन में एक सिटी स्टेट होटल में चेक इन किया। उसके बाद पेट्रोव और बुशिरोव ने अगले दिन साल्सबरी की तरफ सफर किया, जो कुछ ऐसे दिख रहा था जैसे कोई जांच के लिए गए हैं। इसी दौरान यूलिया स्क्रिपाल, रशिया यूके के डबल एजेंट सर्गे स्क्रिपाल की बेटी लंदन हीथ्रो पहुंची अपने फादर से मिलने। पेट्रोव और बुशिरोव को देखा गया था सर्गे स्क्रिपाल के घर के पास, और बाद में सीसीटीवी फुटेज में इन्हें देखा गया साल्सबरी सिटी सेंटर में। यहाँ यूलिया और उनके फादर थोड़ी ही देर में एक पब में गए और लोकल रेस्टोरेंट में खाना खाया, लेकिन बाद में यह आम दिन एक बड़ी अंधेर भरी दास्तान बन गया। बाप बेटी को खाने में जहर मिला कर दिया गया। ये वक्त था दिन के करीब 2 बजे। शाम के 4:15 तक जूलिया और सर्गे स्क्रिपाल दोनों एक बेंच पर बेहोश पाए गए। कुछ दिन बाद तब के यूके की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने हाउस ऑफ कॉमन में इसे सामने लाया कि जो जहर उन्हें दिया गया है वो रशिया से आया था, और ये बहुत ज्यादा संभावना थी कि रशिया इनका जिम्मेदार है। हैरानी की बात तो यह है कि इस पूरी घटना को अंजाम देने में रशियन ऑफिशियल्स के साथ साथ रशियन मीडिया का भी हाथ था। जब पेट्रोव और बुशिरोव रशिया वापस आए तो रशियन मीडिया को उन्होंने ये बताया कि वो साल्सबरी बस एज ए टूरिस्ट घूमने गए थे। पुतिन के रेजिम के द्वारा पिछले 2 दशकों में अनेक ऐसी घटनाएं स्टेज की गई हैं। जरा इस लिस्ट पर नजर डालते हैं। जब हम इन सारे केसेस को देखते हैं तो एक खौफनाक पैटर्न सामने आता है। पुतिन के राज में रिप्रेशन यानी दबाव उनकी सत्ता बनाए रखने का एक मेन फीचर बन गया है। सीधे शब्दों में कहें तो व्लादिमीर पुतिन ने अपने राजनीतिक विरोधियों और जिन लोगों को उनके रेजिम के खिलाफ आवाज उठाई थी उनको हटाने की कला को सीख लिया है। इन केसेस में हाई प्रोफाइल हत्याएं रशियन जनता के बीच में डर का एक महत्वपूर्ण टूल बन गया है। बोरिस नेमत्सोव का केस ही ले लें तो हमें ये पता चलता है कि इनकी कहानी भी कुछ अलग नहीं है। नेमत्सोव जो एक अपोलो नेता थे, जो गवर्नर से लेकर बोरिस येल्त्सिन की सरकार के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच गए थे। हाँ, वो कभी टॉप पोजीशन पर नहीं पहुंचे, लेकिन वो पुतिन के सबसे बड़े राजनीतिक विरोधियों में से एक बन गए। 15 साल बाद हम देखते हैं कि नेमत्सोव एक छोटी सी प्रॉब्लम से एक ऐसे खतरे तक पहुंचे जो पुतिन के राज पर थोड़ा सा असर डालने लगा था। 27 फरवरी 2015 की रात को नेमत्सोव मॉस्को के डाउनटाउन में बॉडी ब्रिज पर चल रहे थे। बस कुछ कदमों की दूरी पर एक अनजान गनमैन ने एक ही दम उनके पास आकर गोलियां चला दी और नेमत्सोव को मौत के घाट उतार दिया। नेमत्सोव की ये खौफनाक हत्या हुई थी कुछ घंटों के बाद, जब उन्होंने जनता से अपील की थी कि वो रशिया के क्रीमिया में अग्रेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट का समर्थन और 1 मार्च को लीड करेंगे। सेरादादे नाम के व्यक्ति का नाम सामने आया और इसने नेमत्सोव को गोली मारने के आरोप में ये कहा कि उसके साथ 4 चेचन्या के दोषी भी इन्वॉल्व थे। अब इस खास केस में एक परेशानी वाला पैटर्न सामने आया। जैसे कि बाकी हत्याएं जहां पर इन्वेस्टिगेशन पर कम जोर दिया गया या फिर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन पुतिन ने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन को अपनी निगरानी में लेने का फैसला किया और इन्वेस्टिगेशन कमेटी को एक टीम बनाने का आदेश दिया ताकि जल्दी से नतीजा निकाला जा सके। नेमत्सोव के परिवार के वकील ने माना कि चेचन्या के 5 आरोपी इसमें दोषी थे, लेकिन उन्होंने ये पॉइंट किया कि इस साजिश के पीछे जिसका हाथ था वो अभी तक पहचाना नहीं गया है। पुतिन ने जब से कुर्सी संभाली है उन्होंने साफ कहा कि वो एक्टिव मेजर्स का उपयोग करते हैं, जो कि वोकल ओपोनेंट्स को चुप कराने और हटाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। खास तौर से पॉइजन से एक जुड़ी हत्याएं
इस एक्टिव मेजर का एक टूल रशियन मीडिया में भी रहता है जो पुतिन के टैक्टिक्स का एक हिस्सा है जिसे क्रेमलिन कंट्रोल करता है। इतिहास की किताब खोलकर देखें तो रशिया की पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को खत्म करने की परंपरा बहुत पुरानी है, जहां इन विरोधियों को घर पर या फिर देश से बाहर मार डालने का ट्रेंड चलता आया है। और फिर आए पुतिन जो एकदम नए तरीके से ये टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे तरीके से कि उनकी मौत भी सभी के सामने आए और जनता की दिल की धड़कन रुक जाए। ये टैक्टिक्स का असर तब होता है जब कोई बड़ा दबाव या रिप्रेशन नहीं होता। पुतिन अपने विरोधियों को सर्जिकल टैक्टिक्स इस्तेमाल करके हटाते हैं जो पब्लिक को साफ तौर पर दिखाई नहीं देती, तब तक जब तक लोग उस सीमा को पार करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन याद रहे, हर किसी का सब्र एक न एक दिन टूट ही जाता है, खासकर जब सवाल उठाने का वक्त आता है। और अब आपका ध्यान खींचे अलेक्सेई नवाल्नी की तरफ। रशियन विरोधियों में से एक बड़ा चेहरा और पुतिन की राजनीति से टक्कर लेने वाला एक बेहतरीन एग्जाम्पल। वो एक ऐसे सितारे हैं जिन्होंने पुतिन के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। 2008 से ही रशिया सरकार को उनका विरोध मालूम था, जब उन्होंने बड़े बड़े स्टेट रन कॉरपोरेशंस जैसे कि गैसप्रोम में करप्शन की बात उठाई थी। 2011 में रिग्ड रशियन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के रिपोर्ट ने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था और नावाल्नी ने भी खड़े होकर अपने विरोध को जाहिर किया था। लेकिन उन पे जान का खतरा बना हुआ है। वो लगातार जर्नलिस्टिक इन्वेस्टिगेशंस पब्लिश करते हैं, लेकिन क्या ये काफी है उनको बचाने के लिए, या उनको कुछ और तरीका से सोचना पड़ेगा? वो करप्शन के खिलाफ प्रहार जारी रखते रहे, यूट्यूब को एक प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग करते हुए जिससे रशियन ओलिगार्क्स के खिलाफ नफरत बढ़ सके, और इसे इंसाइटफुल वीडियोस बनाते रहें जिनमें टॉपिक्स जैसे व्लादिमीर पुतिन के गुप्त मकान और छुपी धन संपत्ति पर प्रकाश डाला गया था। जब ये वीडियोस धीरे धीरे वायरल होते गए तो पुतिन को भी लगा कि पानी अब सर से ऊपर जा चुका है। फैसला लिया गया कि नावाल्नी को नोविचोक नाम का डेडली जहर दिया जाएगा। बिल्कुल वही टैक्टिक जो पहले से इस्तेमाल किए जा रहे थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पुतिन ऑब्सेस्ड क्यों है इन हत्याओं से, क्यों नहीं बस उनको जेल में डाल दिया? वेल, इसका जवाब इस लिस्ट में है। यह है वो लिस्ट जिसमें वो सब लोग हैं जिनकी हत्या सोवियत यूनियन और रशियन फेडरेशन सरकार ने कंफर्म की है। इसमें राजनीतिक विरोधियों की हत्याएं मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में शामिल नहीं है, लेकिन ये दिखाता है कि रशिया इन मेथड्स में माहिर है और उन्हें अच्छे से रिहर्स किया गया है। साथ ही ये भी दिखता है कि हत्याएं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे पक्ष में बैठी सत्ता को मजबूती मिलती है। ये एक मौका भी है कि रशिया में किस तरह से इंफॉर्मेशन को कंट्रोल किया जाता है और कैसे वो इंफॉर्मेशन को स्टेट के अंदर फैलाता है। ये एक देश है जहाँ करप्शन की मात्रा ज्यादा है, स्टेट के निवेश में कमी है और सेना की मॉडर्नाइजेशन भी नहीं है। तो सामने वाले को हराना है तो आपको सामान्य युद्ध के पारंपरिक तरीके से नहीं, बल्कि जानकारी को मैनिपुलेट करके अपने विरोधियों पर स्ट्रेटेजिक फायदा हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना होगा। वैलेरी गेरासिमोव, जिन्होंने यूक्रेन इन्वेजन के दौरान एक प्रमुख मिलिट्री फिगर और पुतिन के विश्वसनीय सलाहकार के रूप में काम किया है, उन्होंने इसी अप्रोच को प्रमोट किया है और 2010 के बीच में गेरासिमोव डॉक्ट्रिन बनाई है। मरीन कॉर्प्स यूनिवर्सिटी जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक रशिया को अपनी मिलिट्री और वीकनेस का अंदाजा है, इसलिए उन्हें अपनी पूरी सोसाइटी को इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में शामिल करने की जरूरत महसूस होती है। उनको समझ में आता है कि फुल्ली फ्लेज्ड युद्ध में रशिया बस ताकतवर चाइना और रूस की सेनाओं से टक्कर नहीं ले सकता। गेरासिमोव की डॉक्ट्रिन का एम है कि एक रिस्की मेजर क्रिएट करना, डिसइंफॉर्मेशन और टैक्टिकल वॉर की एक खिचड़ी बनाना, ताकि उनकी कमियों को कंपनसेट किया जा सके। डॉक्ट्रिन का एक ही एलिमेंट है रशिया की असल कैपेसिटी को ओवर एग्जैजरेट यानी बढ़ा चढ़ा कर दिखाना और अपनी इमेज को इतना बड़ा कर देना कि वो सबको लगे कि वो तो अनबीटेबल है। हाल ही के यूक्रेन के इवेंट्स विविडली दिखाते हैं कि ये डॉक्ट्रिन कैसे अप्लाई होती है। शायद आपको पता हो, येवगेनी प्रिगोजिन, रशियन ओलिगार्क और वागनर ग्रुप के लीडर ने 23 और 24 जून को पुतिन के खिलाफ एक म्यूटिनी स्टेज की और अपनी फौज को मॉस्को के करीब लिया। प्रिगोजिन और उसके क्रोनीज ने रेबेलियन को ऐसे जस्टिफाई किया जैसे कि ये वार सप्लाईज की कमी के जवाब में था, लेकिन क्या पता असल में क्या हुआ। सोर्सेज के मुताबिक प्रिगोजिन ने रेबेलियन से कुछ दिन पहले कुछ वीडियोस रिलीज की थी जिसमें बताया गया था कि यूक्रेन के युद्ध को फॉल्स प्रेटेंसेस के तहत शुरू किया गया था, जो डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा बनाए गए थे। और उसके अलावा प्रिगोजिन मिनिस्ट्री के ऑर्डर के खिलाफ गए, जिसमें लिखा था कि वागनर की फौज को रशिया सेना में इंटीग्रेट किया जाना चाहिए। इंटीग्रेशन करने से प्रिगोजिन को लीडर नहीं रहना पड़ता और उसका इन्फ्लुएंस कम हो जाता, और ये मुकाम उसने कई सालों की मेहनत से कमाया था। ये फ्रेमिंग ऑफ फैक्ट्स वाला अप्रोच दिखाता है कि प्रिगोजिन खुले मन से पुतिन और रशिया के सेना के खिलाफ था। अब जब हाल ही में ये खबर सामने आई कि प्रिगोजिन की एयरप्लेन क्रैश में मौत हो गई है, इससे ये साबित हो जाता है कि पुतिन इतनी आसानी से अपने दुश्मनों को जाने नहीं देते। पुतिन ने भले ही पूरी दुनिया के सामने प्रिगोजिन को माफ करने का दिखावा किया था, और ये बात प्रिगोजिन भी जानता था कि उसका बचना मुश्किल है
और उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और पुतिन के हाथों से जिंदा बचना अब नामुमकिन है। जब वागनर ग्रुप की तरफ से रिबेलियन शुरू किया गया था तो पुतिन ने आयरन फिस्ट के साथ एक बयान दिया, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि रेबेलियन शुरू होने के बाद पुतिन ने कभी वागनर या प्रिगोजिन का नाम नहीं लिया और कुछ दिनों में वागनर ग्रुप की हरकत के बाद पुतिन ने वागनर की फौज को हीरोज और सच्चा रशियन देशभक्त कहा। यह सोचना गलत होगा कि पुतिन कमजोर हो रहे हैं, क्योंकि ये पॉसिबल है कि पुतिन इस इवेंट का इस्तेमाल अपनी ताकत और ज्यादा बढ़ाएंगे, जो उनकी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आने वाले समय में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि पुतिन की इस ताकत को रशिया में कौन टक्कर दे सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या ये सिर्फ वेस्टर्न कंट्री की एक साजिश है कि पुतिन को बदनाम किया जा सके, या फिर सच में पुतिन ताकत के नशे में डूब चुके हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।